हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी होगी। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि DSSB का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे राइट इस एग्जाम को लेकर कि इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बिकॉज इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो हर साल अलग देखने को मिलता है। क्योंकि आप जैसा जानते होंगे, थोड़ा मैं स्टार्टिंग में मोटा मोटा बता देती हूँ, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो पार्ट आते हैं, एक पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल पोर्शन आता है और पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आता है उसमें 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन, इनमें से कौन सा पोर्शन ज्यादा पूछ ले ये हर बार अलग ही एग्जाम में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2014, 2018 और 2021, इनमें जो एग्जाम हुए सब में अलग पैटर्न देखने को मिला। किसी एग्जाम में 9th 10th से ज्यादा पूछा गया, किसी बार 11th 12th से ज्यादा पूछा गया और किसी बार ग्रेजुएशन, जो कि मैं ने खुद अटेम्प्ट किया है 2021 का एग्जाम, उसमें ग्रेजुएशन से मैक्सिमम पोर्शन पूछा हुआ था। ठीक है, अब मैंने ये पेपर क्वालिफाई किया हुआ है 2021 में, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद भी मेरी जॉब नहीं लग पाई है। मैं इसको फाइनली क्लियर नहीं कर पाई हूँ, उसका सारा मैं आपको रीजन बताऊंगी। ठीक है, लेकिन मेन जो फोकस वीडियो का रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन दी स्ट्रैटेजी और कैसे आपको सारी चीजें लेकर चलनी है। और ये स्ट्रैटेजी का फर्स्ट और लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो ये तो कंटेंट की आएगी, या कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज अगर मुझे बतानी होगी रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी तो वीडियो आएगी। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए अब छोटे से पॉइंट से अब हम आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको 2021 का यहाँ पर देने वाली हूँ। आपको 2023 या 24 अब आ चुका है, इसमें कुछ चीजें अपने माइंड में जरूर रखनी पड़ेंगी। अगर मैं बात करूं तो फीमेल वैकेंसीज की अगर मैं बात करती हूँ तो 2021 में फीमेल में जो वैकेंसीज थी वो थी 1167, लगभग 1100। और जो मेल में वैकेंसीज थी दैट वाज 988, यानी कि समथिंग 1000। और इस बार आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग हाफ ऑफ वैकेंसीज हैं 2011 21 से अगर हम कंपेयर करते हैं। तो जो वैकेंसीज हैं वो काफी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बढ़ा है डेफिनेटली, पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, बिकॉज बहुत लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। चाहे मैं KVS की बात करूं, चाहे 2021 के DSSB की मैं बात करूं, जैसे ठीक है नवोदय का भी एग्जाम हुआ है, KVS का हुआ है, NVS का हुआ है और EMRS का एग्जाम होगा। तो बहुत से लोग, EMRS का तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया, बाकी का आ चुका है, तो यहाँ पर बहुत से लोग सिलेक्ट हो गए हैं। तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ा है, पर उतना भी नहीं बढ़ा, बिकॉज बीच में काफी सारी वैकेंसीज आई जो वहां पर फिल हो गई। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर डायरेक्टली देखते हो कि लगभग हाफ ऑफ वैकेंसीज हो गई हैं, तो वो जो आपका यहाँ पर जो सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए वो बराबर ही है, क्योंकि उधर कंपटीशन बढ़ गया और इधर वैकेंसीज भी क्या हो गई हैं, कम हो गई है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और फीमेल की जो कट ऑफ गई थी 2021 में, वो 110 के आसपास गई थी फाइनल कट ऑफ। और मेल की 80s या 90s में थी। ठीक है, मेल की काफी कम कट ऑफ गई थी, आई थिंक पता नहीं वैकेंसीज भी फिल हो पाई थी या नहीं कंप्लीट। और फीमेल की काफी हाई कट ऑफ गई थी 2021 में। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। पहली बात तो 2021 में मेल और फीमेल दोनों की क्या कट ऑफ्स थी बिफोर आफ्टर रिजल्ट, है ना? यानी कि हम कह सकते हैं बिफोर इडोजियर एंड आफ्टर इडोजियर। मेरा जो ये पेन है ये थोड़ा सही से वर्क नहीं कर रहा, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लमेटिक जो है मेरी राइटिंग दिख रही होगी। आफ्टर इडोजियर, ठीक है। ईडोजियर का मतलब सिंपल होता है, आपके ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होते हैं। तो एक तो रिजल्ट आपका आया, फिर कट ऑफ लगी, वो कट ऑफ, और उसके बाद जब आप जिनका वहां पर सिलेक्शन हुआ उस कट ऑफ पर, तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सारे सबमिट हो जाते हैं, उसके बाद फिर से कट ऑफ लगती है। और आजकल आप सभी बहुत अवेयर हैं, आजकल सारे स्टूडेंट्स। तो क्या होता है ना कि पिछली बार मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली इन्वॉल्व थी। फीमेल में पिछली बार लगभग मैंने आपको बताया 1167 वैकेंसीज थी, फीमेल की 104 पॉइंट समथिंग पर पहली कट ऑफ लगी थी। ठीक है, उसके बाद लगभग 1300 गर्ल्स को सेलेक्ट किया गया था आफ्टर रिजल्ट टोटल, लेकिन वैकेंसीज थी 1167 ही लेना था। ठीक है, तो इसके बाद 110 के आसपास फाइनल कट ऑफ गई थी, यानी कि बढ़ गई थी। तो होता क्या है कि लगभग जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे
एक्स्ट्रा इसलिए लिए जाते हैं कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा जो आगे आ रहे हैं या जो पीछे वाले स्टूडेंट उनको मौका मिले। लेकिन आजकल सभी प्रिपेयर रहते हैं हर तरीके से, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं लगभग सभी के सही निकल जाते हैं। और क्योंकि 1300 में से 1167 को लेना था, कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है, तो ये कट ऑफ का सीन रहता है मेरे यहाँ पर। मैं जो फर्स्ट कट ऑफ थी उसमें मैं सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन 2-3 मार्क्स से जो फाइनल कट ऑफ थी मैं इस तक नहीं पहुंच पाई थी। ठीक है, तो क्या चीजें आपको नहीं करनी है जो इस एग्जाम के लिए आपको हार्म कर सकता है, तो वो सारी चीजें अब हम लेकर चलेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी पूरी, हम एग्जाम की जो स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी उसके बारे में। राइट, अगर कुछ लोग पीजीटी का भी यहाँ पर एक आइडिया चाहते हैं, स्ट्रैटेजी चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर एक छोटी सी वीडियो हम बना देंगे। लेकिन लगभग क्राइटेरिया यही रहेगा जो टीजीटी का रहेगा, आपको यही फॉलो करना है। तो सबसे पहले सारी चीजों की बात कर लेते हैं वैकेंसीज से लेकर। ठीक है, वैकेंसीज से लेकर जो आपकी एज लिमिट है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है एलिजिबिलिटी को लेकर, एज लिमिट को लेकर, और वैकेंसीज के बारे में बताऊंगी। बिकॉज अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन, जो प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन था उससे दे ध्यान में रखते हुए बाकी चीजें बताऊंगी। वैकेंसीज में अगर मैं मेल की बात यहाँ पर आपसे करती हूँ, तो मेल की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 540, और जो फीमेल की टोटल वैकेंसीज हैं वो है 568। अब देखो, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर ये पूरा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहां पर आप कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज को देख सकते हो। ठीक है, एज लिमिट की बात करूं तो मेल के लिए मैक्सिमम एज 32 इयर्स होगी। अभी तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर चांसेस यही है कि जो ओल्ड रिक्रूटमेंट आपका क्राइटेरिया रहता था उसी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी फिल होगी। फीमेल की भी मैक्सिमम 32 होती है, और पूरे चांसेस हैं कि फीमेल को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, वो अभी कंफर्म नहीं है। देखो, जब तक ओरिजिनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल के लिए 32 आप मानिए, और 8 से 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन इसको आपको थोड़ा वेट करना होगा डिटेल नोटिफिकेशन आने तक। एलिजिबिलिटी मैं सिंपली आपको बता देती हूँ। देखिए, जो लोग बीएससी ऑनर्स हैं या जो मैथ्स ऑनर्स हैं, सिर्फ इतना बताऊंगी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है मैथ्स ऑनर्स, तो उनको तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, दे आर एलिजिबल। ठीक है, मैथ्स ऑनर्स वाले जो लोग हैं। इसके अलावा जिन्होंने पीसीएम पढ़ा है, पीसीएम में 2 पीसीएम आते हैं, एक आपका आ जाता है फिजिक्स, एक आता है केमिस्ट्री, एंड इट्स मैथ्स। ठीक है, एक मैथ्स आता है, और एक आपका फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स आता है, तो ये दोनों एलिजिबल है। ठीक है, ऑनर्स वाले एलिजिबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा फिजिक्स कंप्यूटर साइंस या फिर मैथ्स पढ़ा है, वो लोग भी इसमें एलिजिबल होंगे। 2021 वाला जो नोटिफिकेशन था वो मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगी, और मैं वहां से ही एग्जैक्टली आपको चीजें पढ़कर बता रही हूँ। वहां पर क्लियरली मेंशन है बैचलर्स डिग्री ऑनर्स होना चाहिए या फिर इक्वलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हैविंग सिक्योर्ड 45 मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट है ना, ओवरऑल आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए in two school subjects of which at least one out of the following should have been at the elective level। इनमें से एक आपका इंटू होना चाहिए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल या फिजिकल साइंस या फिर सोशल साइंस। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि 45% आपका एग्रीगेट होना चाहिए इन टू स्कूल सब्जेक्ट्स ऑफ विच एटलीस्ट वन आउट ऑफ द फॉलोइंग आपके पास होना चाहिए, इन सब में से एक, इंग्लिश, मैथ्स स्कूल लेवल पर, नेचुरल या फिजिकल साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, इसके अलावा आपका एक एलिजिबिलिटी तो हो गई आपका ग्रेजुएशन, एक और उसमें कितने मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, जो आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, वो मिलता है आपको 5% का, है ना, 5% का मिलता है, वो मैं आगे बताऊंगी इसी में। तो पहला आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ये हो गया, इन सब में अगर आपने किया है ग्रेजुएशन। सेकेंड चीज आपका क्या हो जाता है, बीएड, बीएड होना आपका कंपलसरी है। सेकंड, सीटेट पेपर 2 क्लियर होना आपका कंपलसरी है। ठीक है, ये चीजें आपकी हो गई। अच्छा, ये जो आपको 45% की छूट, जिसमें
ज़रूरी नहीं है 45% होना, उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना ज़रूरी नहीं है। इन केस ऑफ हु पासेस पोस्ट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर आप SC ST हैं तो भी आपको 45% कंपलसरी नहीं है, फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तब भी। दूसरी चीज आ गई आपका बीएड, और तीसरी चीज आ गई है आपका सीटेट, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी उसमें मेंशन है। तो ये सारी आपके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और एज मैंने 32 ईयर्स आपको बता दी है। और फीमेल के लिए जो एज रिलैक्सेशन होगा उसको मैं तभी कंफर्म कर पाऊंगी, तब आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है? अब जो सीटेट का एग्जाम जनवरी में हो रहा है, उन लोगों का बहुत ये ज्यादा डाउट है कि क्या हम लोग एलिजिबल होंगे, तो मुझे पूरे चांसेस आपके लगते हैं कि आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि बिफोर लास्ट डेट ऑफ दिस एग्जाम फॉर्म, जो कि फॉर्म निकला है, आपका जो सीटेट का रिजल्ट है वो आ जाएगा, ज्यादा चांसेस यही है। और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ई सीटेट का एग्जाम देने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से शुरू कर दीजिए। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, एज लिमिट बता दी है, वैकेंसी बता दी है। कोई क्वेश्चन अगर मुझसे रह जाए, कोई पॉइंट छूट जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वहां पर आंसर कर दूंगी। ठीक है? अब एक चीज मुझे और आपको बतानी है, मैंने अभी आपको बोला कि 2021 की मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ क्या रही थी बिफोर एंड आफ्टर ई डोजियर, उसकी जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो मैं इस वीडियो में वो नहीं शेयर करूंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। ठीक है? एक तो इस वीडियो का जिसमें आप कट ऑफ देख सकते हो, क्योंकि एक आइडिया मिल जाएगा कि जैसे वैकेंसीज 1100 के आसपास थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ गया था और कितना डिफरेंस था बिफोर और आफ्टर ई डोजियर के कट ऑफ में। दूसरी जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल एनालिसिस करके बताया है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, ठीक है, कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, बहुत आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक तैयार करें। 9th से ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना है इस पेपर के लिए, लेकिन 9th to 12th तो आपको बहुत अच्छे से करना है, उसमें भी 11th और 12th ज्यादा अच्छे से करना है। ग्रेजुएशन के कुछ आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं, ग्रेजुएशन के सेलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं, और वो कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं मैंने इस वीडियो में बताया है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है? सेम सेम चीज दोबारा बताना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो जो इस वीडियो में बताना चाहिए वो मैं बताऊंगी, लेकिन ये जो कट ऑफ वाली वीडियो है, और आपको कौन कौन से टॉपिक ग्रेजुएशन में पढ़ने हैं, या आपको टोटल क्या पढ़ना है इस पेपर को क्लियर करने के लिए, वो इस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। उस एग्जाम देने के बाद ही मैंने वीडियो बनाई थी। इसको आप, अगर आपको ये सब डिटेल में जानना है तो इस वीडियो पर आप जा सकते हो। ठीक है? अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ आगे की हमारी, सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा एग्जाम पैटर्न की। चलिए अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। मेन देखो, ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि बतानी जरूरी थी, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी नहीं बताती, क्योंकि मैं कोई भी रिलेवेंट वीडियो नहीं बनाती हूँ, और ना ही आपको फालतू चीजें बताती हूँ। अब क्योंकि एज को भी जानना आपके लिए जरूरी था, राइट, और आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो सारी चीजें भी जानना जरूरी थी, इस वजह से मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। दो पार्ट्स में पेपर आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 100 मार्क्स का है, और पार्ट बी भी आपका 100 मार्क्स का है। पीजीटी वाले हैं अगर आप, तो भी ध्यान से सुनिए, यहाँ पर पार्ट बी आपका पीजीटी में हो जाएगा 200 मार्क्स का। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब ना जो नोटिफिकेशंस रिसेंट आए हैं DSSB के, क्या होता था कि फर्स्ट पार्ट में भी आपको 40% लाना कंपलसरी था, ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, बाकी कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन मिलता है। वो पूरे डिटेल नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि अगर आप SC ST हो, तो OBC हो, तो आप 35% या 30% लाना है। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूँ। और यहाँ पर आपका जो है 40% पार्ट ए में लाना कंपलसरी है, और 40% पार्ट बी में लाना कंपलसरी होता है। 100 नंबर का है अगर, टीजीटी है अगर, तो 100 में से 40 नंबर लाना जरूरी है, और अगर पीजीटी का है तो अकॉर्डिंग टू 200 का 40%। ठीक है? यानी कि 80 नंबर। तो अब यहाँ पर अभी तक के नोटिफिकेशन में सिर्फ यही बड़ा चेंज देखने को मिला है कि पार्ट ए से इस क्राइटेरिया को हटा दिया गया है, लेकिन सब्जेक्ट में यही क्राइटेरिया रहेगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि यार टीजीटी में भी वो लागू होता है या नहीं। ठीक है? तो अभी तक ये चांसेस है कि इसमें भी यही चीज हो जाएगी। अब तक जो आपको 100 में से 40 नंबर लाना जरूरी होता था पार्ट ए में, अब वो जरूरी शायद नहीं होगा। इसको मैं होल्ड पे रखती हूँ, और डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उससे आपको ये चीज मैं क्लियर कर दूंगी। पार्ट बी में तो आपको 100 में से 40 नंबर लाना ही लाना है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की आपके पास, यानी कि 0.25 की आपकी जो होती है नेगेटिव मार्किंग होती है। इसको आप आई एम श्योर अच्छे से समझते होंगे।
ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब ये जो पार्ट ए है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? इसमें आता है जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग आती है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, यानी कि जनरल मैथ्स उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आते हैं 20-20 नंबर के। अब आपको ये कहाँ से पढ़ना है? ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, जनरल अवेयरनेस पे मैं ज्यादा फोकस करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी, बिकॉज ये बहुत ब्रॉड सेक्शन होता है, और आपको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है और बहुत ज्यादा पढ़ना है, 9 टू लेकर ग्रेजुएशन, इस वजह से इसको अभी थोड़ा होल्ड रखते हैं। इसके लिए भी बताऊंगी। देखो, जनरल हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक। जनरल इंग्लिश के लिए नीतू मैम का जो वॉल्यूम 1 है, आप उसको पढ़ लीजिए, वो आपकी अच्छी प्रैक्टिस करा देगी। कि पढ़ने के लिए बोल रही हूँ मैं, प्रैक्टिस फिर आपको क्वेश्चन से करनी है। रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए, देखो रीजनिंग या मैथ्स के लिए कोई भी जनरल रीजनिंग की बुक, और मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो एसएससी की कोई बुक आप ले सकते हो। और जनरल मैथ्स के लिए अरिथमेटिक की कोई भी जनरल बुक, अरिथमेटिक वाला जो मैथ्स इसमें आता है, वो वाली बुक। अच्छा, ये जो आप क्योंकि पार्ट 1 का सिलेबस डीटीपीएस भी बताता है, तो केवल वही आप टॉपिक पढ़िएगा जो इसने बताए हैं। ठीक है, देख लेना कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके, वो भी मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, सिलेबस पार्ट 1 का। और मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिक को आप किसी भी जर्नल बुक से पढ़ सकते हो। कोई स्पेसिफाइड बुक इसके लिए नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई बुक खरीदने की जरूरत इसके लिए नहीं है। फिर आप क्या करिए, सिर्फ प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है, मैथ्स भी आता है, क्योंकि अरिथमेटिक जनरल मैथ इसमें पूछा जाता है, तो आप क्या करिए, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाइए। लूसेंट की बुक आप पढ़ लीजिए जनरल अवेयरनेस के लिए। जनरल अवेयरनेस में दो सेक्शंस होते हैं, एक करंट अफेयर्स होता है और एक जीएस होता है। तो जीएस तो आपका लूसेंट से हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स का क्या करें? तो एग्जाम से पहले आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, चाहे किसी एक यूट्यूब वीडियो से, चाहे किसी पीडीएफ से। ज्यादा समय इसको देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। और लूसेंट पढ़ लीजिए। और क्या, इन सब्जेक्ट्स को मैंने आपके सोर्स बता दी, उसके बाद आपको क्या करना है, या साथ ही साथ देखो, ये डिपेंड करता है आप कितना टाइम अपनी स्टडीज को दे रहे हो। मुझे नहीं पता आप वर्किंग हो, मुझे नहीं पता आप मैरिड हो, कितना टाइम आपके पास है, लेकिन ये तो इनिशियल सोर्स हो गए हैं कि अगर आपने बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं की है, तो पहले इनसे आपको तैयारी शुरू करनी है और फिर करनी है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस या तो आप पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद कर सकते हो, या साथ साथ भी कर सकते हो कि आप पढ़ भी रहे हो और जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, आप उस क्वेश्चंस की क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है और मैं जो खुद यूज करती हूँ, वो है टेक्स्ट बुक। मुझे हर चीज में बेस्ट लगता है, और मैं कोई प्रमोशन इसका बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ये मुझे बिल्कुल नहीं जानता है। टेक्स्ट बुक का मेरा ऐसे एज सच कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पर्सनल ये मेरा सजेशन है आपको। बाकी क्योंकि अफोर्डेबल भी है और अच्छे टेस्ट है, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं, जो यहाँ पर ये लोग बताते हैं, प्रीवियस ईयर भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही, और ऐसा नहीं है कि आप जो डी ट्रिपल एस बी के यहाँ पर सेक्शंस बने होते हैं, उसमें जो सवाल है वही आप सवाल आपने जनरल अवेयरनेस के कर लिए, रीजनिंग के कर लिए। यहाँ पर दुनिया भर के सारे एग्जाम्स के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। आप उन सबको करो। जहां पर आपको इंग्लिश मिल जाती है वहां इंग्लिश का कर लो, रीजनिंग मिलती है रीजनिंग का कर लो। बहुत ही यहाँ पर आपको चीजें मटेरियल मिल जाएगा। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं, आप जिस प्लेटफॉर्म से चाहें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी मैंने आपको सोर्सेज बता दी हैं। इसके अलावा कोई फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट बॉक्स में। अब मैं सब्जेक्ट पर आ जाती हूँ, और सब्जेक्ट की हम जो कि डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, अब हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। बहुत से दो चीजें हैं। देखो, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सेल्फ स्टडी से हो सकता है, या फिर बैच लेना जरूरी है, कोई पेड बैच, या फिर यूट्यूब से पढ़ लें। देखो, यूट्यूब पर तो एज सच टीजीटी लेवल का आपको कुछ नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। कोई आपको मिक्स क्वेश्चन करा देगा, लेकिन आपको क्या समझ आएगा जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है, टॉपिक क्लियर नहीं है। तो मैं जनरल पार्ट्स के लिए, आप बिल्कुल जनरल पार्ट के लिए जा सकते हो ऑन यूट्यूब, लेकिन सब्जेक्ट के लिए मैं यूट्यूब आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगी। आप कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ समझ में भी आपको नहीं आएगा। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और किसी टॉपिक में आपको डाउट है, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब। ठीक, जहां से भी आपको समझ आता है वो आपको फिर बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। उस अब देखो, सेल्फ स्टडी, जो लोग पूछ रहे हैं ना सेल्फ स्टडी, तो ये डिपेंड करता है कि क्या आप पहले से आपकी कुछ थोड़ी बहुत तैयारी है।
तभी आप सेल्फ स्टडी के बेस पर ही एग्जाम निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, ये मुझे पर्सनली लगता है। अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर क्लियर नहीं है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक्स लें, तो आप किसी भी टीचर का बैच ज्वाइन कर लीजिए। जो अच्छे टीचर्स हैं सभी लोग जानते हैं, जो भी 2-4 टीचर्स अच्छे अवेलेबल हैं मतलब इस सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स के लिए जो इस लेवल का पढ़ाते हैं, उनका आप कोर्स ले लीजिए। आपको कहीं ना बुक्स के लिए भटकना पड़ेगा, ना नोट्स के लिए, और ना ही किसी भी सजेशन के लिए। तो मैं ज्यादातर जिनको देखो बिल्कुल बेस तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयारी है ही नहीं, उनको मैं बैच के लिए रिकमेंड करूंगी। सेल्फ स्टडी जो करना चाहते हैं उनको भाई बहुत टाइम देना पड़ेगा, 6 से 7 घंटे एक दिन में देने पड़ेंगे, और पता नहीं कितनी बुक्स को खगालना पड़ेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर बैच में तो सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाती है। अब सेल्फ स्टडी में क्या है कि जो सेल्फ स्टडी वाले हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, 9th से लेकर 12th के आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस बुक है, आप उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। लाइक जैसे एक, हाँ मैं बुक्स भी साथ साथ बता देती हूँ, आर डी शर्मा और यूथ पब्लिकेशन, ठीक है, ये बुक्स आपके लिए जो है सफिशिएंट है फॉर यूथ पब्लिकेशन फॉर प्रैक्टिस। लेकिन पहले आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, फिर इन बुक्स पर आप आ सकते हो। और इन्हीं बुक्स को अगर आप कहो कि यार अ, जरूरी नहीं है आप दोनों बुक लो, एक बुक ले लो, उसको कई बार लगा लो, मतलब जितना मैक्सिमम आप क्वेश्चंस लगा सकते हो लगाओ। ये नहीं कि आपको 10 बुक्स से करना है, ठीक है, 10 बुक से नहीं करना, एक बुक को 10 बार करना है, ये चीज समझिए, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। और प्रैक्टिस करने के लिए फिर आप कोई प्लेटफॉर्म ले सकते हो, वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और ग्रेजुएशन के भी कुछ जो टॉपिक्स मैंने अपनी वीडियो में बताए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बोला है, उन टॉपिक्स को ध्यान से नोट कर लो। और जो भी आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उनमें उन टॉपिक्स को आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह आपको कहाँ मिल पाएंगे, है ना, टॉपिक्स। तो वो आपको करना पड़ेगा वो टॉपिक्स, या फिर आप अगर आपके पास बुक्स नहीं है ग्रेजुएशन की तो ऑनलाइन ढूंढो, उनके नोट्स बनाओ और तब प्रिपेयर करो। ग्रेजुएशन के चुनिंदा टॉपिक्स पढ़ लेना, ठीक है, जो मैंने वीडियो में बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो इस एग्जाम के रिलेटेड ये 2 बुक्स काफी अच्छी हैं, और इनमें से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, दोनों से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब सबसे पहले हाँ मैं बैच का बता चुकी हूँ, जो सच में सिलेक्शन चाहते हैं, मेरा कोई बैच नहीं है, ना मैं किसी को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन जब आप इधर उधर अगर भटकना नहीं चाहते हो तो आप बैच से पढ़ो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ना कोई यूट्यूब पे समझना होगा जाके, ना कोई ज्यादा बुक्स आपको देखनी होंगी इधर उधर, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप ले सकते हो, केपेबल हो, तो आप बैच ले लीजिए, अगर आप सच में चाहते हो कि हाँ आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि आप ये सारी चीजें करने के बाद भी हो सकता है कि, देखो एक एग्जाम ओरिएंटेड जो अप्रोच होती है और क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो जो टीचर्स हैं वो आपको अच्छी अप्रोचेस बताते हैं, सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से नहीं होते और सारे लॉन्ग मेथड से भी नहीं होते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ 1 घंटा मिलेगा मैथ्स के 100 क्वेश्चन करने के लिए, जो कि बहुत कम होगा ऑब्वियसली। सारे क्वेश्चन कोई नहीं करता, ना कोई सही करता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस कम समय में अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक सही अप्रोच की जरूरत होती है, जो शायद एक टीचर ही आपको बता सकता है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपके लिए, ठीक है। तो मैं सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर। अब बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आ रहा है कि जो एग्जाम होगा वो कब तक होगा, ठीक है। तो आपके मार्च तक तो फॉर्म फिलिंग है, मार्च तक फॉर्म फिलिंग है, इससे 2 महीना तो आप मान ही लीजिए, मार्च अप्रैल में मुझे ऐसा लगता है, देखो मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है जिसके थ्रू मैं बता रही हूँ, लेकिन जुलाई, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो 4 से 5 या 6 महीने आपके पास है मोटे मोटे, और ये सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आप इतने टाइम में भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हो तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। 4-5 महीने सफिशिएंट है। आई नो कि बहुत ज्यादा सिलेबस है क्योंकि अनडिफाइंड होता है। हाँ मैं आपको ये बता रही थी, फिर शायद मैं भूल ना जाऊं, इसलिए पहले बता देती हूँ, एग्जाम की बात बाद में करते हैं। सबसे पहले आपको 11th 12th कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से, और 11th 12th बहुत अच्छे से कवर करिए। उसके बाद आपको 9th 10th में, मुझे नहीं लगता ज्यादा टफ सिलेबस है ना, 9th 10th आप आराम से कर लोगे। और तब आप ग्रेजुएशन के उन टॉपिक्स को, ग्रेजुएशन सारा नहीं पढ़ना है, ना ही आप पढ़ पाओगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको करने हैं, वो टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं वीडियो में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, वो आप वीडियो देख लेना, ठीक है।
अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहां पर जाकर भी आप अपने डाउट्स को या अपनी चीजों को कुछ भी कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो प्रोबेबली जो एग्जाम है जुलाई अगस्त तक आपको देखने को मिल सकता है, ये मुझे पर्सनली लगता है। और एग्जाम आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो क्योंकि बहुत कम समय नहीं है, काफी समय है, 4 से 5 महीने का। ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ज्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी जब 2021 में, मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। 21 में जब एग्जाम था, और ये मान लीजिए कि मैं विदाउट प्रिपरेशन ही गई थी अपने प्रीवियस जो भी मुझे नॉलेज थी उसके बेसिस पर एग्जाम देने के लिए। और क्योंकि पार्ट ए मेरा पहले से काफी अच्छा है, तो उसमें मैंने ठीक ठाक स्कोर किया, और पार्ट बी में भी मेरे 50 के अप्रॉक्स जो है मार्क्स आ गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं कोई चूक मत करिएगा, क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, थोड़ा लेवल इसका अच्छा आता है, बिकॉज चीजें सर्टेन नहीं है। कभी 9-10 से ज्यादा पूछ लेते हैं, कभी 11-12 से ज्यादा पूछ लेते हैं, और कभी ग्रेजुएशन से। लेकिन इससे बाहर थोड़ी ना पूछेगा, है ना। इससे बाहर नहीं पूछेगा, और अब सब लोगों को पता चल चुका है, पहले नहीं पता था। पहले मोस्टली लोग क्या करते थे, 11-12 का ज्यादा प्रिपेयर करते थे और 9-10 का, ग्रेजुएशन पर फोकस नहीं था, और सारा पेपर आ गया ग्रेजुएशन से मोस्टली। तो ये बहुत शॉकिंग था। लेकिन अब मोस्टली सब प्रिपेयर हैं, लगभग सारी चीजें सब तैयार करेंगे, लेकिन सारा नहीं पढ़ना है। मैं फिर से बता दूं, ग्रेजुएशन का आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, उनसे बाहर शायद ही कुछ आए। ये मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस था, और हर चीज को लेके पर्सनली सजेशन आपको था। बाकी आप जिस प्लेटफॉर्म पे चाहे आप क्या कर सकते हो, जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा और फोकस्ड होना होगा। लेकिन हाँ, जो लोग बैचेस लेते हैं, मैं उनसे भी 1 मिनट बात करना चाहती हूँ। आप बैचेस को तभी लीजिए इफ यू आर सीरियस फॉर योर सिलेक्शन, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बैच लो तो सीरियसली पढ़ो, 4 से 5 घंटे अपनी स्टडीज को दो। अगर लोग वर्किंग है या कुछ लोग मैरिड हैं तो उनका थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, बट आप ये सोचिए कितनी अच्छी जॉब आपका वेट कर रही है। 2 से 3 घंटे जरूर निकालिए अपनी स्टडीज के लिए। इसके अलावा आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है, आपके कोई डाउट है किसका कोर्स लें, कोर्स रिलेटेड, वो मुझसे आप पर्सनली बात कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप मुझे ग्रुप में मैसेज करिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। आपको नोट्स से रिलेटेड या किसी भी बैच से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पर मैं आपके साथ शेयर वहां पर कर दूंगी। ठीक है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए इस एग्जाम रिलेटेड। तो ये सारी चीजें, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए थे जो मुझे आपको बताने थे। इसके अलावा if you have any doubts you can write in comment box or you can ask on telegram, right। कट ऑफ की वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ जो पूरा 2021 के बेसिस पर मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, कैसे पढ़ने हैं क्या पढ़ने हैं, वो मैंने उसके लिए वीडियो भी, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो अपनी तैयारी बढ़िया करके शुरू कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब स्ट्रैटेजी की मेरी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आएगा, हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, तो मैं एक छोटी सी वीडियो में बता दूंगी आपको। और हाँ, डिटेल नोटिफिकेशन भी आना बाकी है, तो उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स क्योंकि क्लियर नहीं है एज रिलेटेड, और वहां से मैं डिटेल नोटिफिकेशन में आपको सारी चीजें बता दूंगी। ठीक है, तो आप चाहें हमारे साथ जुड़ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑथेंटिक कंटेंट और जो भी अपडेट्स मिलती हैं ऑथेंटिक ही मिलती हैं। तो ये मेरी तरफ से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था विच आई शेयर्ड विद यू ऑल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी। अच्छे से पढ़ाई करिए, बिकॉज बहुत लोगों के लिए लास्ट टाइम होगा, इसके बाद शायद वो कहीं सेटल हो जाए। ठीक है गाइस, तो अब मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।